ओके, और मैन पावर, मटेरियल, मनी। यस, कौन से रिसोर्सेज होते हैं? मटेरियल, मैन पावर, मनी, मशीनरीज, मटेरियल, मार्केटिंग, मेथड, ये सभी रिसोर्सेज होते हैं कंपनी का, राइट? यस। तो फिर ये सभी रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है? ईआरपी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। और इसके अलावा अगर तुम देखोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी, यहाँ पे इस कंपनी का अगर तुम्हें बिजनेस मैनेज करना है, ओके, ये जो बिजनेस एक्टिविटीज अगर मैनेज करनी है, वैसे करोगे। कौन सी होती है बिजनेस एक्टिविटीज? मेन बिजनेस एक्टिविटीज जो होती है यहाँ पे कौन सी होती है एक कंपनी में? फॉर एग्जांपल ये कंपनी जो है तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मेन एक्टिविटी अगर तुम कहोगे तो सप्लाई चेन में भी और बहुत सारी चीजें आती है। प्रोक्योरमेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, ओके, प्रोक्योरमेंट होगा, ठीक है। यस, प्रोक्योरमेंट, और प्रोक्योरमेंट या इसे ही तुम कह सकते हो, परचेसिंग भी कह सकते हो, या P2P भी कह सकते हो, ठीक है। यस, और क्या होगा? जैसे अभी कंसिडर करो इस कंपनी बिजनेस तुम्हें रन करना है। इस कंपनी, ये कंपनी क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इस कंपनी का बिजनेस तुम्हें रन करना है, तो तुम्हें यहाँ पे कौन कौन से एक्टिविटीज करनी पड़ेगी इस कंपनी, ताकि इस कंपनी का बिजनेस जो है सक्सेसफुली तुम रन कर पाओ। पहले तो क्या होगा? प्रोक्योरमेंट, मतलब तुम्हें रॉ मटेरियल परचेस करना ही पड़ेगा अगर कोई फिनिश प्रोडक्ट तुम बना रहे हो तो। इसके अलावा यस ग्रेट, और प्रोक्योरमेंट, प्लानिंग, ओके ग्रेट, वेयर हाउस, ठीक है। वेयर हाउस मतलब यहाँ जनरल में अगर हम कहें तो उसे क्या कहा जाएगा? स्टोर। ओके, मतलब तुम मटेरियल परचेस करो तो वो डायरेक्टली तो यूज नहीं करोगे, कुछ दिनों के लिए तुम उसे स्टोर करके रखोगे, ठीक है। और ठीक है, मटेरियल तुमने परचेस किया है, उसके बाद क्या होगा? तुम्हें उसका प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। मतलब ये क्या होगा? प्रोडक्शन प्लानिंग तुम कह सकते हो, या इन जनरल टर्म हम उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, राइट? तो मैं यहाँ पे सपोज ले लेता हूँ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब ये क्या होगा? ये यस, ठीक है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में कह सकते हैं। इसके बाद क्या होगा? मतलब ही हम सेल्स लेंगे इसे, राइट? मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट तुमने बनाया प्रोडक्शन में, उसके बाद क्या करोगे? सेल्स, प्रोडक्ट सेल करोगे। सेल्स करने के बाद क्या होगा? फिर अकाउंटिंग, राइट? अकाउंटिंग। और क्या होगा? देखो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल्स हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, स्टोर रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही है, या प्रोक्यूरमेंट हो रही है, तो इन सबके जो ट्रांजेक्शन है, अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन भी तुम्हें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? फिर अकाउंटिंग होगी। और ये सभी एक्टिविटीज जो कंपनी में हो रही है, तो इसके लिए क्या लगेगा? एचआर, मतलब एचआर रिलेटेड भी एक्टिविटीज तुम्हारी कंपनी में होगी। यस, ओके। इसके अलावा अगेन क्या होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D हम उसे कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो किसी भी कंपनी में अगर तुम जाओगे, फिर चाहे वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विसेज में हो, सर्विसेज में कुछ चीजें इसमें से रहेगी, कुछ चीजें नहीं रहेगी, जैसे प्रोडक्शन वगैरह सर्विसेज में नहीं रहेगा, राइट? लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज में तुम जाओगे, फिर चाहे वो कंपनी फार्मा में हो, केमिकल में हो, या वो ऑयल एंड गैस में हो, तो इसमें से मल्टीपल, मतलब मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो है उस कंपनी में की जाती है, राइट? और अगर मान लो कोई कंपनी अगर प्रोडक्शन कर रही है, तो ऑब्वियसली उन्हें क्या करना पड़ेगा? मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ेगा, या इसके अलावा उन्हें मटेरियल स्टोर भी करना पड़ेगा, राइट? तो फिर ये जो एक्टिविटीज है यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट की और स्टोर रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, तो ये एक्टिविटीज हैंडल करने के लिए एसएपी में है MM का मॉडल। MM मतलब ही क्या है? फिर मटेरियल मैनेजमेंट, राइट? तो ये जो मटेरियल मैनेजमेंट का मॉडल है, क्या क्या किया जाता है फिर इसमें? ठीक है, ये तो हमें यहाँ पे पता है कि प्रोक्योरमेंट होती है और स्टोर होता है, लेकिन इसके अलावा भी क्या होते हैं? इसके अंदर अगर तुम जाओगे तो जैसे प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट में भी अलग अलग टाइप पड़ते हैं, मतलब अलग अलग टाइप से प्रोक्योरमेंट में कौन कौन से पता है? क्या डिफरेंस होता है दोनों में? नहीं, डायरेक्ट सर्विस सर्विस प्रोक्योरमेंट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, जनरल स्टोर्स। देखो क्या क्या होता है, देखते हैं। MM का जो मॉडल है, ये मेनली डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। कौन से वो दो पार्ट? एक है प्रोक्योरमेंट, ठीक है, प्रोक्योरमेंट, या इसे ही तुम कह सकते हो P2P, ठीक है, P2P साइकिल, ठीक है। प्रोक्योरमेंट या इसे क्या कहा जाता है? P2P साइकिल
और सेकंड जो पार्ट है फिर इसमें वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इसमें से फर्स्ट जो है प्रोक्यूरमेंट, तो प्रोक्यूरमेंट जो है ये भी क्या है, अगेन दो टाइप की प्रोक्यूरमेंट होती है। एक होती है स्टॉक प्रोक्यूरमेंट, मतलब पहले तो क्या होगा बेसिक प्रोक्यूरमेंट, और अगेन स्पेशल प्रोक्यूरमेंट। ओके, देखो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, तुम्हें अगर नोट करना है कर सकते हो, या है तुम्हारे पास ऑलरेडी है क्या? नहीं है क्या? नहीं दिखाओ। ठीक है, अभी नोट कर लो। ओके, तो फर्स्ट क्या होगा इसमें, बेसिक प्रोक्यूरमेंट, बेसिक प्रोक्यूरमेंट, राइट। और सेकंड जो है इसमें बेसिक प्रोक्यूरमेंट, और सेकंड है स्पेशल प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, बेसिक प्रोक्यूरमेंट और स्पेशल प्रोक्यूरमेंट। बेसिक प्रोक्यूरमेंट जो है अगेन अगेन इसमें क्या है, दो टाइप्स आते हैं। ओके, तुम सही से लिख लेना, अभी ये थोड़ा सा कट हुआ है। ओके, तो अभी यहाँ पे जो मैं मेंशन कर रहा हूँ वो क्या रहेंगे, बेसिक प्रोक्यूरमेंट में रहेंगे, राइट। बेसिक प्रोक्यूरमेंट में कौन से पार्ट है फिर, दो, प्रोक्यूरमेंट फॉर स्टॉक मटेरियल, प्रोक्यूरमेंट फॉर नॉन स्टॉक मटेरियल। क्या होता है आगे हम डिटेल में देखेंगे, राइट। प्रोक्यूरमेंट फॉर स्टॉक मटेरियल, और सेकंड कौन सा होता है फिर, नॉन स्टॉक। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट फॉर स्टॉक मटेरियल एंड प्रोक्यूरमेंट फॉर नॉन स्टॉक मटेरियल, ये किस में रहेंगे, बेसिक प्रोक्यूरमेंट। ओके, प्रोक्यूरमेंट के दो टाइप, बेसिक एंड स्पेशल। अगेन बेसिक में दो टाइप, प्रोक्यूरमेंट फॉर स्टॉक मटेरियल एंड प्रोक्यूरमेंट फॉर नॉन स्टॉक मटेरियल। ओके, अगेन स्पेशल प्रोक्यूरमेंट, स्पेशल प्रोक्यूरमेंट में क्या होता है, टोटल 6 टाइप्स आते हैं। कौन कौन से हैं, मे भी तुमने तुमने कई बार मे भी पीओ प्रोसेस किया होगा, उसमें से कुछ के लिए, जैसे तुम ऑलरेडी प्रोक्यूरमेंट में वर्क कर रहे हो। ओके, तो देखो स्पेशल प्रोक्यूरमेंट कौन सी होती है फिर, फर्स्ट होती है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट, आगे जो इसके आगे प्रोक्यूरमेंट लगा देना सबके आगे। ओके, अभी टाइप करने के लिए टाइम लगेगा तो मैं सिर्फ प्रो लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट जो है पाइपलाइन। ओके, कंसाइनमेंट प्रोक्यूरमेंट, पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट, उसके बाद होती है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, कंसाइनमेंट प्रोक्यूरमेंट, पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, उसके बाद होती है आरटीपी। आरटीपी, आरटीपी मतलब क्या होता है फिर, रिटर्नेबल ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। ठीक है, आरटीपी मीन्स रिटर्नेबल ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। ठीक है, उसके बाद होता है एसटीओ, एस टी। ओके, एसटीओ मतलब क्या है फिर, स्टॉक, क्या होता है, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, और उसके बाद होता है थर्ड पार्टी। डन, तो यस, ये 6 स्पेशल प्रोक्यूरमेंट रहेगी और 2 बेसिक प्रोक्यूरमेंट। ओके, ठीक है, इसके बाद जो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या आएगा फिर, yes. हाँ, मटेरियल की मूवमेंट रहेगी ऑब्वियसली, राइट। लेकिन क्या क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गुड रिसीप्ट जो है ये आता है इन्वेंट्री में, और
ग्रेट। और ठीक है। और स्टॉक हैंडलिंग मतलब स्टॉक ट्रांसफर आएगा, राइट। देखो क्या क्या आता है फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ये हुआ यहाँ पे पेंट पे लिया इसीलिए। ओके, तुम पॉइंट वाइज ले लो, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट गुड्स रिसिप्ट। ओके, गुड्स रिसिप्ट, उसके बाद गुड्स इशू, ठीक है। गुड्स रिसिप्ट, गुड्स इशू, स्टॉक ट्रांसफर, ट्रांसफर पोस्टिंग, ठीक है, ट्रांसफर पोस्टिंग। उसके बाद होता है फिजिकल इन्वेंट्री, ठीक है, फिजिकल इन्वेंट्री। और लास्ट में होता है रिजर्वेशन। अपने से किया है किसी ने रिजर्वेशन पे भी? क्या है फिजिकल इन्वेंट्री? फिजिकल इन्वेंट्री की है, सुना है कभी? यस सर। किस लिए होता है? फिजिकल इन्व्हेंटरी इज जस्ट स्टॉक चेक सारखा आहे, जे आपण मंथली या 3 मंथली बेसिसवर करतो, जे आपण स्टॉकवर असतो टाइप्स तो भी होते हैं। हाँ, yes. देखो बेसिकली किस लिए यूज होता है वो, तो जैसे हमारे सिस्टम में कितना स्टॉक है और हमारे वेयर हाउस में या स्टोर में एक्चुअल में कितना स्टॉक है, ये कंपेयर करने के लिए फिजिकल इन्वेंट्री की जाती है। फिर उसमें टाइप्स भी होते हैं, हम देखेंगे आगे डिटेल में कैसे क्या क्या होता है, राइट। तो यस, ये सभी रहेगा। ये एक स्नैपशॉट तुम इसे कह सकते हो कि एमएम में तुम्हें क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये सब है एमएम में। इसके अलावा और भी कुछ चीज है, जैसे रिलीज स्ट्रेटेजी है, एमआरपी है, बैच मैनेजमेंट है, ओके। और डेटा माइग्रेशन की वो देखेंगे बाद में, ओके। यहाँ तक क्लियर सभी? yes. ये देखना है बेसिक क्या होता है, स्टॉक प्रोक्योरमेंट, नॉन स्टॉक प्रोक्योरमेंट, या इसमें से कौन सी प्रोक्योरमेंट में क्या क्या होता है वो देखना है, या जब हम एक्चुअल में उस टॉपिक पे जाएंगे तब देखना है। तुम्हें कैसे कंफर्टेबल लगेगा? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा ना अगर आप भी लेंगे तो? क्योंकि देखो तुम क्या कर रहे हो, अभी मॉडल तुम सीख रहे हो, राइट, एमएम का। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर फॉर एग्जांपल तुम एज अ कंसल्टेंट अगर जा रहे हो किसी कंपनी में, और उस कंपनी में अगर ये सभी बिजनेस प्रोसेसेस की जाती है, तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या बताया जाएगा, एज अ कंसल्टेंट अगर तुम वर्क कर रहे हो तो तुम्हें ऐसे कहा जाएगा कि हमें इस कंपनी में कंसाइनमेंट की प्रोक्योरमेंट करनी है, उसके लिए हमें ये सिस्टम रेडी करके दो, इस तरह से तुम्हें बताया जाएगा, राइट। फिर अगर तुम्हें कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट करनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वो हम डिटेल में देखने ही वाले, राइट। लेकिन वो करने से पहले तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रोक्योरमेंट एग्जैक्टली क्या होती है या कैसे की जाती है, राइट। अगर कोई बिजनेस प्रोसेस तुम्हें पता है तो उस बिजनेस प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए तुम सिस्टम रेडी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें बिजनेस प्रोसेस ही पता नहीं है क्या होती है, एग्जैक्टली क्या किया जाता है उसमें, स्टेप्स कौन से होते हैं उसमें, तो फिर सिस्टम कॉन्फ़िगर करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, राइट। और अगर बिजनेस प्रोसेसेस तुम्हें पता है तो फिर तुम इजीली वो सिस्टम जो है बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और देखो हमारा जो ट्रेनिंग जो रहने वाली हमारी, तो वो क्या रहने हो, कैसे होगी हमारी पूरी ट्रेनिंग, तो हम क्या करने वाले हैं, एक स्क्रैच से, मतलब एसीपी का सॉफ्टवेयर स्क्रैच से अगर किसी कंपनी को यूज करना है, और उस कंपनी को फिर ये सभी जो बिजनेस प्रोसेसेस है, जैसे स्टॉक मतलब बेसिक प्रोक्योरमेंट, स्पेशल प्रोक्योरमेंट या इन्वेंट्री, ये सभी बिजनेस प्रोसेस अगर किसी कंपनी को यूज करनी है या हैंडल करनी है एसीपी के सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो कैसे करोगे तुम, मतलब एक कंपनी का पूरा सेटअप करने से लेकर, वो कंपनी सॉफ्टवेयर में क्रिएट करने से लेकर, उस सॉफ्टवेयर पे ये सभी बिजनेस एक्टिविटीज रन कैसे करनी है, ट्रांजैक्शन उसके कैसे पोस्ट करने हैं, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो सभी हम देखेंगे, ठीक है। यस, क्लियर फिर यहाँ तक? ठीक है, तो देखना है कि ये क्या क्या होता है, कैसे होता है, देखना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो होता है स्टॉक प्रोक्योरमेंट, क्या होगा फिर स्टॉक प्रोक्योरमेंट में,
देखो सबसे पहले तो क्या है इसमें, प्रोक्यूरमेंट है, राइट। प्रोक्यूरमेंट मतलब P2P साइकिल, और P2P मतलब क्या होता है फिर, प्रोक्यूर टू पे। और ये जो प्रोक्यूरमेंट होती है फिर क्यों करनी पड़ती है कंपनी को, इजी है, मटेरियल की जरूरत पड़ेगी तो प्रोक्यूरमेंट करनी पड़ती है। लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या होता है, ओके, इन जनरल प्रोसेस में क्या होता है, अभी हम एसएपी पे नहीं जाएंगे, परचेस रिक्वेशन, आरएफपी, कोटेशन वगैरह वो हम देखेंगे। इन जनरल बिजनेस प्रोसेस कैसी होती है, अगर तुम्हें कोई चीज परचेस करनी है तो कैसे पता चलता है कि तुम्हें कि ये चीज परचेस करनी है, इतनी ही क्वांटिटी परचेस करनी है। फ्लो कैसे चलता है एक बिजनेस का, बिजनेस फ्लो कैसे चलेगा, जैसे देखो ये कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के लिए तुम मटेरियल परचेस तो कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो परचेस, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उसके, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, क्यों क्यों कर रहे हो प्रोडक्शन, कुछ तो बेचना है मार्केट में, फाइनल प्रोडक्ट देना। ग्रेट ग्रेट, ओके। देखो मेन पर्पस क्या है, अभी अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इसका मेन पर्पस क्या रहने वाला है कि एक प्रोडक्ट बनाना और वो प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करना और उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट करना, ये मेन मोटिव रहेगा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, राइट। फिर ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, ये प्रोसेस स्टार्ट होगी कस्टमर से, कैसे स्टार्ट होगी, कस्टमर से। ये कस्टमर क्या करेगा, इसे कोई एक प्रोडक्ट परचेस करना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे तुम्हारी कंपनी में एक इंक्वायरी करेगा, या उससे पहले देखो एक स्ट्रक्चर जो होता है कंपनी का, स्ट्रक्चर कैसे रहेगा कंपनी का, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक कंपनी कैसे बनती है, क्या क्या होता है कंपनी में, मैन्युफैक्चर, हाँ मतलब एक प्लांट रहेगा, प्लांट के अंदर क्या होगा, बहुत सारी चीजें रहेगी, बहुत सारे डिपार्टमेंट रहेंगे तुम्हारे, राइट। जैसे कि क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट, क्या यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगेन यहाँ पे परचेस डिपार्टमेंट, देन यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट, अगेन यहाँ पे मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट, नेम दे दो इसे, जरूरत नहीं, मेन इतना ही ले लेते हैं, क्वालिटी का भी होता है लेकिन वो सेकेंडरी है, उतना नहीं है क्वालिटी का। ठीक है, पीपी में ले लेता हूँ प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे एसडी ले लेता हूँ मैं सेल्स के लिए, और स्टोर के लिए रहेगा एसटी ले लेते हैं, और इसके लिए ले लेते हैं पीडी, परचेस डिपार्टमेंट, और ये रहेगा तुम्हारा फाइनेंस डिपार्टमेंट। अभी ये जो प्रोसेस रहेगी एक एक्चुअल में कंपनी में वर्क कैसे होगा, अभी मोस्ट ऑफ द आप में से सभी आई थिंक वर्किंग हो, राइट, तो हमें तो पता ही होगा बेसिक वर्क कैसे होता है, राइट। क्या होता है यहाँ पे, तो जैसे मान लो ये जो कस्टमर, इस कस्टमर को क्या करना है, तुम्हारे कंपनी से 50 क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की परचेस करनी है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे तुम्हारे कंपनी में एक पहले तो इंक्वायरी करेगा वो कि यहाँ पे तुम्हारे पास वो 50 क्वांटिटी अवेलेबल है या नहीं, ओके। अगर फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, जब तुम्हारे पास कस्टमर से एक इंक्वायरी आ जाएगी तो एसडी पर्सन जो है, मतलब एसडी मॉडल में जो वर्क करने वाले वो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक चेक करेंगे, इस स्टोर में 50 क्वांटिटी स्टॉक तुम्हारे पास अवेलेबल है या नहीं, वो चेक करेंगे। अगर स्टॉक अवेलेबल होगा तो ये क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे पहले चेक किया जाएगा स्टॉक, अगर स्टॉक अवेलेबल है तो डायरेक्टली वो कस्टमर को भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, किसे पता है, किसे कहा जाएगा, ये स्टॉक अगर अवेलेबल नहीं है तो एसडी पर्सन क्या करेंगे, प्रोडक्शन वालों को इन्फॉर्म करेंगे कि हमें कस्टमर की एक रिक्वायरमेंट है 50 क्वांटिटी की, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई भी फिनिश प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो फिर इसके बाद प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे, इन्हें तो क्या करना पड़ेगा, फिर ये 50 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे क्या, क्यों, चेक करेंगे स्टॉक, करेक्ट, इन्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हारे अलग अलग स्टोर रहेंगे, मतलब फिनिश प्रोडक्ट का सेपरेट स्टोर रहेगा, रॉ मटेरियल का सेपरेट स्टोर रहेगा। ये प्रोडक्शन वाले जो है वो क्या करेंगे, तुम्हारे रॉ मटेरियल के स्टोर में वो 50 क्वांटिटी प्रोडक्शन करने के लिए सभी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं वो चेक करेंगे। अगर मटेरियल अवेलेबल होगा तो वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद फिर से उसे स्टोर करेंगे स्टोर में, या डायरेक्टली क्या करेंगे, इसे कस्टमर को भेज देंगे, ओके। और ये साइकिल जो तुम्हारी इधर ही एंड हो जाएगी। लेकिन अभी जो P2P साइकिल तुम्हारी स्टार्ट होने वाली है वो कब स्टार्ट होगी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तुम्हें 50 क्वांटिटी की,
और जो 50 क्वांटिटी के लिए तुम्हें प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए स्टॉक तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, कोई एक प्रोडक्ट जो है मान लो उसमें से अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये पीपी पर्सन जो है ये क्या करेंगे, मतलब प्रोडक्शन के जो पर्सन है वो क्या करेंगे, जो मटेरियल तुम्हारे पास नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, पीआर क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, पीआर। और पीआर जो है ये दो तरीके से क्रिएट होता है, एक होगा मैनुअल और दूसरा होगा ऑटोमेटिक। तुम्हारी कंपनी में कैसे होता है? मैनुअल भी करते हैं, आरएल को रिक्वेस्ट किया तो ऑटोमेटिक भी होते हैं, पीपीआई के अलग टीम। पीपीआई से क्या होता है? पीपीआई से प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वेंटरी कंट्रोल की टीम है तुम्हारा, मतलब हाँ एसएपी पे ही करते हो ना, लेकिन एसएपी वो ऑटोमेटिक। हाँ तो हाँ ओके, देखो कैसे होता है वो, मैनुअल भी कर सकते हो तुम या ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब ही होता है एमआरपी के थ्रू, राइट। एमआरपी, एमआरपी मतलब क्या होता है फिर, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और यहाँ पे ऑलरेडी सेट किया हुआ रहता है कि तुम्हें किस मंथ में कितने क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। फिर जब तुम एमआरपी रन करते हो तो उस समय ऑटोमेटिकली तुम्हारा पीआर क्रिएट होता है। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्या होता है, एमआरपी ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि तुम हर बार तो ये चेक नहीं करने वाले हो ना कि तुम्हें एक प्रोडक्ट चाहिए तो फिर उसके सब कंपोनेंट कितने लगेंगे, ये तुम बार बार चेक करोगे क्या? नहीं। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्या किया जाता है, एमआरपी ही यूज की जाती है, वो भी हम देखेंगे। पहले हम मैनुअल का देखेंगे। ओके, तो यस मैनुअल पीआर भी रहेगा और ऑटोमेटिक भी रहेगा, कोई भी हो। अगर मैनुअल होगा तो भी ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर तुम्हारा मतलब कोई ऐसा मटेरियल है जो तुम्हें फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना पड़ता, रेयरली अगर तुम्हें यूज करना पड़ता है तो उस समय मैनुअल पीआर किया जाता है। और जो मटेरियल तुम्हें कंटिन्यू लगते हैं, जैसे अभी तुम्हारी कंपनी जो है प्रोडक्शन कर रही है कंटिन्यू, इसे क्या करना है, 50 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है, तो यहाँ पे एमआरपी में क्या होता है, बॉम्ब वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, वो सभी मेंशन किया हुआ रहता है ऑलरेडी। और जैसे तुम रन करोगे सबके लिए एक साथ पीआर क्रिएट हो जाता है, देखेंगे हम, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे पीपी वाले क्या करेंगे, फिर पीआर क्रिएट करेंगे। ओके, और पीआर क्या होता है फिर, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है और ये यूज किया जाता है रिक्वायरमेंट इन्फॉर्म करने के लिए। ओके, P2P साइकिल जो है, P2P साइकिल में क्या क्या होता है फिर, P2P क्या क्या होगा इसमें, फर्स्ट क्या रहेगा, पीआर, देन उसके बाद क्या होता है, आरएफ क्यू, उसके बाद पीओ, देन जीआर, गुड रिसीव्ड, उसके बाद आईआर, इनवॉइस रिसीव्ड, उसके बाद वेंडर पेमेंट, एंड यस यहाँ पे P2P साइकिल जो तुम्हारे एंड हो जाएगा, राइट। P2P साइकिल स्टार्ट कैसे हो रही है तुम्हारी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से। ओके, एक कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, फिर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए तुम्हें P2P रन करनी पड़ेगी, राइट। तो यस यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस है, पीपी डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है, वो पीआर क्रिएट करेंगे। पीआर जाएगा यहाँ पे परचेस डिपार्टमेंट के पास, और अगर परचेस डिपार्टमेंट के पास पीआर आता है तो वो क्या करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो चेक करेंगे जो मटेरियल चाहिए इन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो वो मटेरियल कौन सप्लाई कर सकता है मार्केट में, राइट। और अगर सप्लायर फिक्स है तो डायरेक्टली क्या किया जाएगा, आरएफक्यू स्कीप होगा, डायरेक्टली पीओ क्रिएट किया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास सप्लायर नहीं है तो फिर क्या होगा, आरएफक्यू किया जाएगा। आरएफक्यू मतलब ही होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, और उसमें क्या किया जाएगा, तो लेट सपोज तुम्हारे पास 3 वेंडर है इस तरह से, तो तीनों वेंडर को रिक्वेस्ट की जाएगी कि हमें कोई एक XYZ मटेरियल हमें चाहिए 50 क्वांटिटी में, तो क्या चार्जेस रहेंगे या क्या प्राइस कोट करोगे, ऐसे रिक्वेस्ट की जाएगी उनसे। फिर वो कोटेशन जब मिलेंगे तुम्हें उनसे, मतलब वेंडर से जब कोटेशन मिलेंगे तो मेंटेन किए जाएंगे, कंपेयर किए जाएंगे, और जो वेंडर सबसे कम प्राइस में तुम्हें देगा मटेरियल, उसका कोटेशन सेलेक्ट किया जाएगा, राइट। ऐसे ही करते हो ना तुम, कम प्राइस में। हाँ, बाकी की भी कंडीशंस तुम लगा सकते हो उसमें। अगेन उसमें भी क्या होता है, वेंडर इवैल्यूएशन भी होता है, लेकिन वो बात की प्रोसेस क्या है, वो भी बहुत सारी चीजें करते हो फिर तुम। ठीक, ग्रेट, क्लियर यहाँ तक। ओके, फिर पीओ होने के बाद क्या होगा, ये जो वेंडर, जैसे मान लो तुमने इस वेंडर से परचेज ऑर्डर लिए, तो वो वेंडर क्या करेगा, जो भी तुमने डिलीवरी डेट और एड्रेस दिया था, तो उस डिलीवरी डेट और ऑर्डर मतलब एड्रेस पे वो मटेरियल भेज देगा। जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ पे स्टोर में वो भेज दिया है, राइट।
फिर उसके बाद जब वो मटेरियल तुम्हारे स्टोर में आ जाएगा तो वो मटेरियल तुम्हें फिजिकली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जब तुम उसे फिजिकली एक्सेप्ट करोगे तो उसी समय तुम कर रहे हो जीआर। मतलब तुम्हें सिस्टम में अपडेट करना पड़ेगा कि जो मटेरियल तुमने ऑर्डर किया था वो तुम्हारे पास अवेलेबल हो चुका है, और इसका कंफर्मेशन लेने के लिए ही तुम्हें करना पड़ेगा जीआर। ओके। और अभी इसके बाद मटेरियल अगर लिया है तो उसके साथ ही तुम्हें एक बिल भी मिलेगा। फिर तुम्हें उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उस मटेरियल की पेमेंट भी पे करनी पड़ेगी वेंडर को। तो कितनी पेमेंट तुम्हें एग्जैक्टली पे करनी है, उस पर टैक्सेस कितने लगे या डिलीवरी के चार्जेस कुछ लगे क्या, वो सभी चेक करना पड़ेगा तुम्हें, और वो सब तुम करोगे यहाँ पे इनवॉइस रिसिप्ट, या उसे कहा जाता है इनवॉइस वेरिफिकेशन। ठीक है। यस। हाँ, मतलब वो उसमें अगेन 2 वे मैचिंग होता है, 3 वे मैचिंग होता है, डिपेंड करता है तुम्हें कैसे करना है। और यस, उसके बाद अगेन होता है वेंडर पेमेंट। ओके। कई बार ये पार्ट जो है वेंडर पेमेंट का, ये फाइनेंस टीम को दिया जाता है, कई बार मतलब जो परचेस वाले उन्हें करना पड़ता है, डिपेंड होता है कंपनी की बिजनेस प्रोसेस पर। ओके। यस। और यहाँ पे जो तुम्हारा P2P साइकिल पे एंड होता है। ये क्लियर? P2P साइकिल। यस। अभी देखो, हम ये जितने भी बिजनेस प्रोसेस हम देखने वाले नहीं, बेसिक प्रोक्योरमेंट, स्पेशल प्रोक्योरमेंट, उन सब में यही स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा, बस पर्पज जो है अलग अलग रहेगा। राइट। जैसे अभी ये जो है, ये क्या था, ये सपोज है स्टॉक प्रोक्योरमेंट। ओके। ये सॉरी, ये क्या है, ये P2P साइकिल हमने देखा स्टैंडर्ड रहेगा, कहीं पे भी जाओ, सिर्फ एसीपी के सॉफ्टवेयर में ही नहीं, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी अगर तुम जाओगे तो यही स्टेप्स फॉलो की जाएगी। लेकिन सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, मे बी वहां पे इसके जो नेम्स हैं वो नेम अलग हो सकते हैं। राइट। एसीपी में ये रहेगा, बस नेम जो है मतलब कुछ अलग टर्मिनोलॉजी से उसे पहचाना जा सकता है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में, लेकिन जो प्रोसेस यहाँ पे परचेस की वो यही रहेगी। ठीक है यहाँ तक? ओके। अब इसके बाद देखो, हमें नेक्स्ट क्या देखना है, स्टॉक प्रोक्यूरमेंट। क्या डिफरेंस होगा फिर स्टॉक प्रोक्यूरमेंट और नॉन स्टॉक प्रोक्यूरमेंट में? यस, सोचा है कभी, सुना है स्टॉक प्रोक्यूरमेंट, नॉन स्टॉक प्रोक्यूरमेंट? या कौन सी प्रोक्यूरमेंट कब करोगे, स्टॉक कब करोगे, नॉन स्टॉक कब करोगे? यस, एनी आइडिया? में रॉ मटेरियल ओके। मोस्टली सर डायरेक्ट मटेरियल्स आपण स्टॉक करतो, आणि इनडायरेक्ट मध्ये जे कन्झ्युमेबल्स असतील, रेग्युलर कटर्स किंवा काही टूलिंग्स असतील, तर ते आपण स्टॉक. करेक्ट। देखो देखो क्या होता है, यस, अभी हमने क्या देखा कि प्रोक्यूरमेंट हम कर रहे हैं, तो प्रोक्यूरमेंट करते समय हम क्या करेंगे, जब ऑर्डर आएगी हमारे पास तो उसे हम कहाँ पे स्टोर करें, सपोज एक स्टोर में। लेकिन स्टोर में कब स्टोर करोगे तुम, तो जैसे क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल तुम परचेस करते हो कि जो मटेरियल तुम्हें आज नहीं लगने वाले, मतलब परचेस करने के बाद तुम उसे यूज करोगे 1 वीक 2 वीक या एक कंप्लीट 1 मंथ में तुम्हें वो लगने वाला है, इमिडिएटली तुम्हें वो नहीं लगने वाला है, तो उसे तुम क्या करोगे, परचेस करोगे, उसे स्टोर करके रखोगे एक स्टोर में। तो उस तरह की जब तुम प्रोक्यूरमेंट करो तो उसे क्या कहा जाएगा, स्टॉक प्रोक्यूरमेंट। ओके। उसे स्टॉक प्रोक्यूरमेंट कहा जाएगा। और अगेन क्या होता है, जैसे ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगेन ये वेंडर है सपोज, और फिर इस वेंडर से मटेरियल लेके तुम, मटेरियल जब आएगा, मतलब ये वेंडर जब तुम्हें मटेरियल देगा तो उसे तुम क्या कर रहे हो, मान लो डायरेक्टली यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है। जैसे मान लो तुम यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई पैकेजिंग मटेरियल तुम्हें चाहिए था। ओके। या कोई फूड प्रोडक्ट मान लो तुम ले रहे हो, या कोई हैंड ग्लोव वगैरह तुम ले रहे हो, सेफ्टी शूज वगैरह ले रहे हो, ये क्या है, कंज्यूमेबल मटेरियल है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है ये। ठीक है। जिसे तुम क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, डायरेक्टली यूज कर रहे हो, तो ये क्या हुआ, नॉन स्टॉक। उसे स्टॉक करके रख रहे हो क्या तुम, नहीं है। डिफरेंस क्या रहेगा फिर दोनों में, तो जो मटेरियल तुम परचेस करने के बाद उसे स्टॉक करके रखोगे कुछ दिन के लिए, तो वो रहेगा तुम्हारा स्टॉक मटेरियल, या स्टॉक प्रोक्यूरमेंट तुम उसे कहोगे। अगेन नॉन स्टॉक मतलब क्या, कि उसे परचेस करोगे और डायरेक्टली यूज करोगे। ठीक है। यस, क्लियर है आंसर? ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्पेशल प्रोक्यूरमेंट। स्पेशल प्रोक्यूरमेंट में क्या है, फिर कंसाइनमेंट है कॉस्ट। क्या होगा इसमें, सुना है इससे पहले, सुना है, क्या होता है?
कंसोमेटर में तो जो शिपमेंट रेडी फॉर डिस्पैच और पूरा का पूरा डिस्पैच जो स्टॉक है, इन द सेंस ऑर्डर, फुल ऑर्डर, इसमें सभी चीजें इंक्लूड रहेंगी जो भी ऑर्डर दिया है। ओके, और क्या बता सकते? सर्व्हिसेस जर प्रोक्युअर करत असेल तर मशीन इन्स्टॉलेशन सर्व्हिसेस और रिपेयरिंग सर्व्हिसेस। नहीं, कंसाइनमेंट में तो नहीं आएगा, वो सेपरेट पार्ट है, सर्विस प्रोक्यूरमेंट का सेपरेट पार्ट है। जैसे ये जो है, ये हमने देखा P2P, ये क्या है, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, या सेम इसी तरह से तुम सर्विस प्रोक्यूरमेंट भी करो, लेकिन सर्विस प्रोक्यूरमेंट के लिए गुड रिसिप्ट नहीं होती, उसके लिए सर्विस शीट तुम्हें मेंटेन करनी है। हाँ, सर्विस शीट की एंट्री तुम्हें करनी होती है, क्योंकि वो सर्विस जो है डायरेक्टली वो परफॉर्म करते तुम्हारे कंपनी में, उसका तुम गुड रिसिप्ट नहीं करोगे। यस, ठीक है, वो देखेंगे हम बाद में। यस, तो देखो यहाँ पे कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है फिर? तो जैसे एक बेसिक एग्जांपल लो यहाँ पे, जैसे मान लो ये क्या है, एक पेपर मैन्युफैक्चर या पेपर प्रिंटिंग करने वाली सब कुछ कंपनी। ओके, और यहाँ पे इन्हें क्या करना होता है, अगर ये पेपर कोई प्रिंट कर रहे तो इन्हें क्या लगेगा, पेपर जो है बल्क अमाउंट में लगेंगे। ओके, और जैसे मान लो इनका जो सप्लाई है कहीं दूर है, ओके, किसी दूर लोकेशन पे मान लो ये है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये कंपनी क्या करेगी, ये सप्लायर से क्या करेगी, मटेरियल मतलब कंसाइनमेंट के थ्रू ये मटेरियल परचेस करेगी। और कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, तो तुम क्या करोगे, वेंडर का जो स्टॉक है वो परचेस करके तुम्हारे कंपनी के प्रीमाइसेस में स्टोर करके रखोगे, राइट। वो लायबिलिटी किसकी रहेगी, वेंडर की। वो स्टॉक अभी तक तुम्हारा है क्या, नहीं है, बस तुम क्या करोगे, इस वेंडर से परचेस करके यहाँ पे तुम्हारी कंपनी के प्रीमाइसेस में एक वेंडर का स्टोर रहेगा। ओके, ये स्टोर को किसका है, वेंडर का है। बस तुमने क्या किया, तुम्हें मान लो बल्क में स्टॉक लगता है, या तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है फ्लक्चुएट होती रहती है मान लो, तो उस समय तुम क्या करोगे, इस वेंडर से मटेरियल परचेस करोगे तुम, और इसे स्टोर करके रखोगे वेंडर कंसाइनमेंट में। वेंडर कंसाइनमेंट मतलब भी क्या फिर, तो ये स्टोर तुम्हारे कंपनी के प्रीमाइसेस में है, लेकिन उस स्टोर में जो मटेरियल स्टोर करके रखा है तो वो किसी दूसरे वेंडर का है, राइट। फिर पेमेंट कैसे होगी उसकी, एज पर यूजर्स, राइट। क्या होगा यहाँ पे, जब तुम्हें रिक्वायरमेंट लगेगी तुम क्या करोगे, यहाँ पे उसे यूज करोगे। इसमें दो सिनेरियो होते हैं अगेन। तो पहले तो क्या करोगे, तुम मटेरियल परचेस करके रखोगे कंसाइनमेंट में, फिर इसके बाद जैसे मान लो तुम्हें मटेरियल जो है ये तुम्हें यूज करना है, तो तुम क्या करोगे, कंसाइनमेंट स्टोर से डायरेक्टली यूज के लिए भेजोगे यहाँ पे, या अगेन क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा स्टोर रहेगा, ओन स्टोर जिसे तुम कहोगे। फिर यहाँ पे दो चीजें कौन सी होगी, एक तो वेंडर कंसाइनमेंट से डायरेक्टली तुम कंजम्पशन के लिए भेजोगे मटेरियल, या तो वेंडर कंसाइनमेंट से तुम्हारे स्टोर में भेजोगे। और तुम मतलब वेंडर कंसाइनमेंट से ओन स्टोर में अगर मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हो, या कंसाइनमेंट से अगेन खुद के यूज के लिए ले रहे हो, तो दोनों समय तुम्हें वेंडर को पेमेंट पे करनी पड़ेगी। लेट सपोज तुम यहाँ पे 10 क्वांटिटी यूज कर रहे हो और इसकी प्राइस है मान लो 10 रुपीज, तो तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा वेंडर को, 100 रुपीज तुम्हें वेंडर को पे करना पड़ेगा, राइट। जैसे इसे तुम ऐसा कह सकते हो, जितना तुम यूज करोगे उतना ही तुम पे करोगे, ओके, पे एज यू गो, इस तरह से जो कंसेप्ट होती है, राइट। ठीक है, फिर ये कंसाइनमेंट क्लियर। तो ये डिटेल में इसे हम बाद में देखेंगे, जब वो टॉपिक हम देखेंगे तो डिटेल में देखेंगे, उसके लिए टी कोड्स कौन से होते हैं, मूवमेंट टाइप्स कौन सी यूज होती है, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती है, सभी डिटेल में बाद में देखेंगे, राइट। बस कंसेप्ट अभी क्या है वो समझ लो, क्लियर ये कंसेप्ट कंसाइनमेंट की। ओके, इसके बाद नेक्स्ट होता है पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट। सुना है पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट, नहीं सुना है, सुना है, नहीं सुना? देखो, पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज तुम ले रहे हो जिसका कंटिन्यू सप्लाई है तुम्हारे पास। जैसे मटेरियल क्या होता है, एक बार में तुम परचेस करोगे, स्टोर करके रखोगे, जैसे लगेगा वैसे यूज करोगे। पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट में क्या होता है कि वो मटेरियल कंटिन्यूस तुम्हारे पास आ रहा है और तुम उसे कंटिन्यू यूज भी कर रहे हो।
जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, तुम ऐसे बल्ब में एक बार परचेस करके रखते हो वैसे नहीं, वो कंटिन्यू आ रही है, राइट। वाटर सप्लाई कैसे हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। ओके, अगेन गैस, कंपनी में जो गैस यूज करो तो वो भी क्या है, कंटिन्यू फ्लो हो रहा है उसका, राइट। बस ठीक है, अभी तुम ये जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी तुम कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए तुम्हें क्या करना होता है, जो भी गवर्नमेंट बॉडी रहेगी तो उसे तुम्हें पेमेंट पे करनी होती है, और कितनी पेमेंट तुम पे कर रहे हो उसे, उसके भी ट्रांजेक्शन तुम्हें रिकॉर्ड रखने होते हैं, राइट। तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है, पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट। और पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट का यूज करके फिर तुम क्या कर सकते हो, बस वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल फेब मंथ है, तो फेब मंथ में तुमने कितने अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी यूज की, या फेब मंथ में कितने अमाउंट का वाटर तुमने कंज्यूम किया है। तो इसके सिर्फ क्या करोगे, पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट का यूज करके इसके ट्रांजेक्शन सिर्फ तुम सिस्टम में रिकॉर्ड करोगे, राइट। ठीक है, जो प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो, और मैं बताऊंगा तुम्हें फिर एग्जांपल की कैसे होता है ये। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, कौन सा है नेक्स्ट, पाइपलाइन के बाद क्या है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होगा, थोड़ा सा रॉ मटेरियल है कुछ होगा, वेंडर को देंगे, वेंडर को हाँ वो डिपेंड करता है, राइट। कुछ सिनेरियो में क्या होगा, तो देखो जैसे मान लो ये कंपनी है तुम्हारी, या सब कॉन्ट्रैक्टिंग करने की पहले तो जरूरत क्यों पड़ती है तुम्हें, For to reduce the cost, to reduce the liability. ओके ग्रेट, और क्या होगा, लीड टाइम भी वाला बेटरमेंट रहेगा, कैपेसिटी के हिसाब से अपन बस की कैपेसिटी है इतना, अपन प्रोडक्शन 50 करना है। ग्रेट, करेक्ट। देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी समर स्टार्ट हुआ है, राइट। समर स्टार्ट हुआ मतलब क्या, कि जो कूलिंग की जो इक्विपमेंट्स रहेंगे उसकी सेल्स भी ज्यादा बढ़ेगी, राइट। और जैसे मान लो तुम्हारी कंपनी क्या कर रही है, कोई कूलिंग प्रोडक्ट जो है बना रही है तुम्हारी कंपनी, और तुम्हारी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो बना रही है सपोज 700 प्रोडक्ट जो है तुम्हारी कंपनी पर डे बना रही है। ओके, मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है कितनी है, मार्केट में डिमांड है सपोज 1000 की, पर डे मार्केट में कितना प्रोडक्शन, मतलब कितने प्रोडक्ट जाने चाहिए 1000, लेकिन तुम्हारी कंपनी कितने बना पा रही है, 700 बना पा रही है, राइट। तुम्हें और कितनी जरूरत पड़ेगी, 300 की जरूरत पड़ेगी। तो अगर तुम्हें 300 प्रोडक्ट जो है ये एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना है, तो तुम्हें इसके लिए मशीनरीज भी लगेगी, राइट, लेबर भी लगेगा इसके लिए, मतलब ओवरऑल सभी जो खर्चे तुम्हारे वो बढ़ेंगे। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट तुम्हारी कब तक रहने वाली है, सिर्फ समर पीरियड में ही रहने वाली है, फिर से उसके बाद क्या होगा, नॉर्मल जैसे तुम अभी कर रहे थे सिर्फ सेम उसी तरह से ये रहेगी, राइट। तो क्या फिर इतने से पीरियड के लिए तुम मतलब, या मतलब वो कंपनी का जो मैनेजमेंट है इतने पीरियड के लिए क्या सभी वो इंस्ट्रूमेंट या जो भी हायरिंग वगैरह मतलब एम्प्लॉय वगैरह रहेंगे, तो उन सबकी हायरिंग या जो वहां पे तुम्हें प्रोडक्शन करने के लिए जो मशीनरीज लगने वाली है तो वो सभी लेंगे क्या, नहीं। ओके, डिपेंड करता है फिर ये भी डिपेंड करेगा कि अगर सपोज वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर तुम्हारी हो रही है और उससे अगर तुम्हारे जो रेवेन्यू वगैरह जो है अगर ज्यादा आने वाला है तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। लेकिन अगेन मतलब फ्यूचर में क्या होगा, तो अगर तुम्हें फिर से ये बंद करने की जरूरत पड़ी तो, क्योंकि तुम्हें कंटिन्यूस तो यहाँ पे 1000 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक स्पेसिफिक पीरियड तक ही तुम्हें वो 1000 की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, राइट। फिर ऐसे ऐसे कंडीशन में ये कंपनी क्या करेगी, 700 का प्रोडक्शन इन हाउस करेगी और 300 का जो प्रोडक्शन है फिर वो आउटसोर्स करेगी। आउटसोर्स मतलब ही किसी बाहर के कंपनी को वो प्रोडक्शन करने के लिए। ओके, अभी इसमें भी क्या होगा, सिनेरियोज रहेंगे, इसमें भी कौन से सिनेरियोज रहेंगे, तो कई सिनेरियो में क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हें एक प्रोडक्ट जो बनाना है, तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो तुम रॉ मटेरियल लेते हो, तो मान लो तुम इस वेंडर से ले रहे हो, तो कुछ सिनेरियो में क्या होगा, जिस वेंडर से तुम वो मटेरियल ले रहे हो उसी को ऑर्डर दी जाएगी कि फाइनल प्रोडक्ट बना के दो, राइट। या तो क्या होगा, मटेरियल मान लो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, या मटेरियल तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम्हें बस क्या करना है, असेंबली तुम्हें उसकी करके चाहिए, तो फिर तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम्हारे कंपनी में से किसी बाहर के वेंडर को वो रॉ मटेरियल तुम दोगे और फिर उससे तुम असेंबली करके लोगे। मतलब ये क्या हुआ,
सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब तुम कंपोनेंट उसे दे रहे हो, उसके बाद उससे असेंबली करके ले रहे हो फिर से तुम्हारी कंपनी में, और उस वेंडर को सिर्फ तुम चार्जेस पे करोगे, जो भी उसके इक्विपमेंट के चार्जेस हो गए या जो भी चार्जेस रहेंगे उसके, बस उसे चार्जेस पे किए जाएंगे। ओके, तो कौन कितने सिनेरियो है? दो। पहला तो क्या, जिस वेंडर से तुम मटेरियल ले रहे हो उसी को तुम सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट दोगे वो फिनिश प्रोडक्ट बना के देने के लिए। सेकंड क्या होगा, मटेरियल तुम उस वेंडर को भेजोगे और उससे फिनिश प्रोडक्ट बना के लोगे, ये सेकंड। अगेन थर्ड क्या होगा, तुम्हारे पास मान लो दो वेंडर है, कितने वेंडर है? दो। ये जो वेंडर है ये तुम्हारा सपोज सप्लायर, वो नहीं है, ये मटेरियल सप्लायर है और ये है सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर। तो तुम क्या करोगे, अभी मान लो तुम्हारी कंपनी के पास रॉ मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है, तो तुम क्या करोगे, इस वेंडर से लोगे मटेरियल, ओके, और इस वेंडर को तुम क्या कहोगे, ये मटेरियल हमारे कंपनी में भेजने की जगह डायरेक्टली इस वेंडर को भेज दो, और यहाँ से सब कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब देखो इसमें अगेन क्या हो सकता है, यहाँ से तुम पहले क्या करोगे, इस वेंडर से रॉ मटेरियल परचेस करके अगेन कंपनी में तुम लोगे, ओके, कंपनी में जब मटेरियल आएगा तो फिर से तुम इसे यहाँ पे दोगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए। लेकिन ये क्या होगा, फिर कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ले रहे हो, लोडिंग अनलोडिंग ये चार्जेस लगेंगे। तो इससे बेटर ये कंपनी क्या कर सकती है, यहाँ पे इस वेंडर को सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्डर प्लेस करेगी, मतलब एक ऑर्डर थर्ड पार्टी ऑर्डर प्लेस करेगी। यहाँ पे क्या किया जाएगा, थर्ड पार्टी, देखो इस तरह से, जैसे इसमें क्या है अगेन, ये भी हम देख रहे थे, राइट, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब क्या होगा फिर, तो इस वेंडर को तुम क्या करोगे, इस वेंडर के पास एक तुम थर्ड पार्टी ऑर्डर प्लेस करोगे, मतलब ही क्या, इस वेंडर को तुम बताओगे कि जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं हम वो हमारे कंपनी में न बेच के वो किसे भेजो, इस पार्टी को भेजो, राइट। और फिर इस वेंडर के लिए क्या किया जाएगा, फिर से सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीओए क्रिएट किया जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है ना? अगर अभी हुआ तो भी ठीक है, बाद में फिर से देख लेंगे। ये डिपेंड करेगा कंपनी के पॉलिसीज पर। अगर किसी कंपनी को हमारे सप्लायर जो भी सप्लायर है वो रिवील नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली मैं हाँ, फिर वो नहीं भेजेगी। कि हमारे केस में हम रेगुलेटरी डिफाइंड है कि फार्मास्यूटिकल होने की वजह से, तो हम लोग किसी भी कंपनी नहीं, फिर उस कंडीशन में क्या होगा, इससे तुम मटेरियल लोगे पहले तुम्हारी कंपनी में, और तुम्हारी कंपनी से फिर इसे भेजो, हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ेगा। यस, क्योंकि अगर तुम तुम्हारी कंपनी में ले रहे हो तो ऑब्वियसली सभी कॉस्ट तुम्हारी बढ़ जाएगी। लेकिन वो फिर भी वही मैं कह रहा हूँ, ये डिपेंड करेगा बिजनेस सिनेरियो से। हाँ, तो इसे क्या कहा जाता है, मल्टी लेवल सब कॉन्ट्रैक्टिंग या मल्टी लेवल मैन्युफैक्चरिंग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि एक से तुम मटेरियल ले रहे हो, दूसरे को दे रहे हो और उससे फिनिश प्रोडक्ट बना के ले रहे हो और फिर खुद का टैग लगा के मार्केट में से, राइट। फिर यहाँ तक ओके। अभी इसके बाद नेक्स्ट है एसटीओ। एसटीओ मतलब क्या होगा, फिर किस लिए यूज होता है इसका, क्यों जरूरत पड़ती है? पिछले प्लान में प्लान से इशू नहीं कर सकते, हमारे के दो अलग अलग एक रॉ मटेरियल अलग है, बट एक प्लांट पे नहीं किया हुआ है, तो नया प्रोक्योर करना चाहता है दूसरे प्लांट से ट्रांसफर करना। देखो क्या होता है, अभी जैसे मान लो यहाँ पे सेम कंपनी, ये एक कंपनी है तुम्हारी, एक कंपनी के दो प्लांट है, ये है प्लांट ए और ये प्लांट बी, दो प्लांट है इस कंपनी में, और यहाँ पे मान लो तुम्हारा वेंडर है, ओके। अभी कई कंपनी में क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर तुम्हें मटेरियल चाहिए तो ये प्लांट में क्या करोगे, तुम सेपरेटली उस वेंडर से परचेस करोगे, यहाँ पे भी अगर तुम्हें चाहिए तो सेपरेटली परचेस करोगे। और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम सेपरेटली परचेस कर रहे हो तो वो तुम्हें कुछ ज्यादा डिस्काउंट नहीं देगा, या जो भी अदर जो सर्विसेज रहेगी वो तुम्हें उतनी नहीं दे पाएगा जितनी देनी चाहिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हें चाहिए 100 क्वांटिटी और यहाँ पे भी कितनी चाहिए, 100 क्वांटिटी, दोनों जगह पे रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 क्वांटिटी की है। तो फिर दोनों इंडिविजुअली अगर परचेस कर रहे हैं 100 क्वांटिटी, तो जितना डिस्काउंट देना चाहिए या अदर सर्विसेज जो देनी चाहिए तो वो दे पाएगा क्या, नहीं। लेकिन उसी जगह पे तुम अगर डायरेक्टली 1000 परचेस करोगे तो चांसेस है यहाँ पे कि तुम्हें वो ज्यादा डिस्काउंट भी दे और अदर जो भी कंडीशन रहेगी तुम्हारी वो भी फुलफिल करने के लिए वो रेडी हो जाए। फिर ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, दोनों में से किसी एक प्लांट में मटेरियल परचेस किया जाएगा। अगर परचेस की बात है तो
ठीक है, परचेस की अगर बात है तो इस तरह से किया जाएगा। और इसके अलावा अगेन क्या हो सकता है, ठीक है, ये तो हुआ परचेस का। ओके, जब परचेस करो तो एक प्लांट में परचेस करोगे यहाँ पे, फिर यहाँ से तुम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओके, या इसके अलावा अगेन क्या होता है, तो जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे इस प्लांट में मान लो 500 क्वांटिटी प्रोडक्ट अवेलेबल है, और तुम्हारे इस प्लांट में सिर्फ प्रोडक्ट बचा है सपोज 50 क्वांटिटी। और जब तुम यहाँ पे परचेस करने के लिए ट्राई कर रहे हो, तुमने इस वेंडर को मान लो अप्रोच किया है मटेरियल भेजने के लिए, लेकिन वो वेंडर कह रहा है कि मटेरियल जो है तुम्हें मिनिमम 50 डेज तो लगेंगे ही। कितने लगेंगे? 50 डेज। तुम्हारे पास जो मतलब मटेरियल अवेलेबल है, मान लो वो सिर्फ 5 डेज तक ही तुम्हें सफिशियंट है, 5 डेज तक ही तुम वो यूज कर पाओ। तो फिर क्या 10 डेज तक तुम प्लांट बंद रखोगे? क्या नहीं रखोगे, ऑब्वियसली नहीं बंद रख सकते। और यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में मान लो तुम्हारे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या किया जाएगा, तुम यहाँ पे करोगे एसटीओ। क्या करोगे? एसटीओ, मतलब स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। अगेन इसमें भी बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, इंटर कंपनी होती है, इंट्रा कंपनी होता है, विद डिलीवरी होता है, विदाउट डिलीवरी होता है, बहुत सारे होते हैं, राइट। लेकिन बस अभी के लिए बस इतना समझ लेना, एसटीओ मतलब क्या होता है, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। अगर इस प्लांट को क्या करना है, इस प्लांट को क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे 100 क्वांटिटी प्रोडक्ट इस प्लांट से लेना है, जैसे प्लांट ये है प्लांट ए और ये प्लांट बी। प्लांट बी में कितना प्रोडक्ट तुम्हें लेना है? 100 क्वांटिटी। किससे लेना है? प्लांट ए से लेना है। तो प्लांट बी जो है क्या करेगा, एक एसटीओ ऑर्डर क्रिएट करेगा, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर क्रिएट करेगा। और स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर तुम क्यों क्रिएट करोगे? क्योंकि रिकॉर्ड पर्पज के लिए। अभी वैसे तुम लॉजिस्टिक साइड से अगर देखोगे तो उतने इसके इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन तुम अकाउंटिंग साइड से अगर इसे देखोगे तो क्या होगा, वैल्यूएशन का भी एक पार्ट आता है मटेरियल का। अगर ये 500 क्वांटिटी यहाँ पे प्लांट ए में, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यूएशन कहाँ पे होगा? प्लांट ए में होगा। और अगर तुम इसमें से 500 में से 100 क्वांटिटी यहाँ पे भेज रहे हो, तो उसका वैल्यूएशन कहाँ पे होना चाहिए? फिर प्लांट बी में होना चाहिए, राइट। तो वैल्यूएशन पर्पज के लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर प्रोक्यूरमेंट तुम्हें करनी पड़ेगी, राइट। और इसमें भी अगेन क्या होता है, इंट्रा कंपनी होता है, इंट्रा कंपनी एसटीओ, इंटर कंपनी एसटीओ। क्या होगा फिर इंट्रा मतलब और इंटर मतलब? एक प्लान में मल्टीपल कंपनीज है, तो कंपनी टू कंपनी, हालांकि नीचे कितने प्लांट्स है वो डिफरेंट चीज है। कंपनी टू कंपनी स्टॉक ट्रांसफर करे तो इंट्रा कंपनी, थोड़ा सा उल्टा देखो कैसे होगा। ये क्या है? ये एक कंपनी है। ये क्या है? एक कंपनी। एक कंपनी के अंदर दो प्लांट है, प्लांट ए प्लांट बी। ये अगर एक दूसरे को स्टॉक भेज रहे हो तो ये क्या हुआ? इंट्रा कंपनी। एक ही कंपनी के दो प्लांट में स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ये क्या है? इंट्रा कंपनी। और इंटर कंपनी मतलब क्या होगा? तो जैसे देखो ये है, ये सेकंड कंपनी है, और इस सेकंड कंपनी में एक प्लांट है ये। ओके, सेकंड कंपनी में क्या है? एक प्लांट है, ये प्लांट है मान लो तुम्हारा सी प्लांट। कौन सा है? सी प्लांट। ये कंपनी है मान लो एबीसी, एक कंपनी है तुम्हारी, और ये है XYZ। ऐसे दो कंपनी, ठीक है। जब तुम एबीसी कंपनी में मतलब एक ही कंपनी के दो प्लांट में स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसे क्या कहा जाएगा? इंट्रा कंपनी स्टॉक ट्रांसफर। और अगर तुम एबीसी कंपनी के प्लांट से XYZ कंपनी के प्लांट में स्टॉक भेज रहे हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? इंटर कंपनी, मतलब दो कंपनी के बीच स्टॉक चेंज हो रहा है, राइट। क्लियर यहाँ तक? वो विद सेम क्लाइंट होता है या उसके डिफरेंट क्लाइंट के साथ भी होता है? सेम क्लाइंट, ये डिफरेंट भी कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट क्लाइंट अगर तो सेल्स Different- हो गया होगा। हाँ, डिफरेंट अगर करोगे तो तुम्हें फिर सेल्स पार्ट से जाना पड़ेगा। हाँ, तो डिपेंड करता है, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं इसमें। जब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, तो मैं एक एक बताऊंगा, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। और अगर मैं सभी तुम्हें अभी बताने लगूँ तो फिर ज्यादा हो जाएगा। वैसे तुम्हें है नॉलेज ऑलरेडी, तुम वर्क कर रहे हो तो तुम्हें सभी बिजनेस प्रोसेस पता है कैसे क्या क्या होते हैं, लेकिन अभी तुम ठीक है, वैसे तुम वर्क भी कर रहे हो एसएपी सॉफ्टवेयर पे, लेकिन सभी तुम एसएपी पे ही वर्क कर रहे हो, राइट। तुम डायनामिक पे कर रहे हो, तुम प्रॉपर प्रोक्योरमेंट अर्लियर एक्सपीरियंस वहाँ पे टीम। ओके ठीक, देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक ठीक है सभी? क्लियर यहाँ तक?
इन्वेंट्री का भी देखना है क्या, कल देखना है? ज्यादा हो रहा है कि थ्योरेटिकल? ठीक है, कंफर्टेबल हो सभी? तुम्हारे बैच में फर्स्ट लेक्चर है, जैसे मेरे तो बहुत सारे हुए, लेकिन तुम्हारा फर्स्ट है। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू करना है। डॉक्यूमेंट में रेफर नहीं करता, तो भी जो रहेगा पेंट पे ही रहेगा। ठीक है, क्या तुम्हारे लिए तुम्हें डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब जो पीपीटी वगैरह होते हैं ना नॉर्मल? चलेगा। तो आप एक्सप्लेन करो कोई बाद में अगर पीपीटी दिस फॉर कीपिंग और पीपीटी मैंने बनाई ही नहीं, 3 साल से मैं सिखा रहा हूँ, मैंने पीपीटी कभी बनाई ही नहीं। क्यों नहीं बनाई उसका भी रीजन है, क्योंकि देखो अभी तक तुम कॉलेज में पढ़ते आए हो, राइट? मेरा खुद का मन नहीं करता था किसी बुक में से पढ़ने का, तुम्हारा करता है? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूंगा, वैसे कल मिल जाएंगे बहुत सारे में। आप एक टूल यूज कर लेते हो पेन का, हाँ। जो बीच में नीचे हाँ। नंबर पे दिख रहा है, उस पे एक स्लाइड का एक ऑप्शन आता है, मैं यूज करता हूँ प्लेन स्लाइड्स का। वो पेन से ज्यादा बेटर है या यहाँ पे ज्यादा बेटर, क्योंकि वो सेव करते जाता है कि एक स्लाइड जैसा नहीं करेंगे तो वो आके इसमें? मैथ का बुक की पूरा लेक्चर का बुक बन जाएगा साथ में। तो जब तक दे ठीक है ना, मैं ये तुम्हें भेज देता हूँ, ये जो है ना, ये इसका फोटो सेव करके मैं तुम्हें ग्रुप पे भेज देता हूँ, ये तुम्हें भेज देता हूँ मैं ग्रुप पे। या वैसे भी देखो, मैं तुम्हें सभी नोट्स निकाल के देने वाला हूँ, राइट? फिर तुम्हें बाकी के नोट्स अगर प्रिपेयर करने हैं कुछ, तो तुम प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे अभी कंसेप्ट तो मैंने तुम्हें बताया कि आई होप कि तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर हुई होगी इससे। और मुझे नहीं लगता है कि अगर तुम ऑलरेडी वर्क कर रहे हो तो तुम्हें पूरा ऐसा एक जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की तरह तुम्हें पूरा बुक भी चाहिए इसके लिए, तो चाहिए। और बताऊंगा मैं तुम्हें इसके लिए क्या क्या करना है तुम्हारा। तुम्हें बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीपीटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कि जब इंटरव्यू प्रिपरेशन रहेगी तब ये सब चीजें हाँ, तो छोटी मोटी चीजें मिस नहीं होनी चाहिए, उसलिए कुछ गो थ्रू होने के लिए कुछ चाहिए। देखेंगे ना फिर, अभी तो स्टार्ट है। हाँ भाई, इसलिए मैं भी सोच रहा था कि आगे पता चलेगा फिर कि किसकी जरूरत है एग्जैक्टली। जितना तुम्हें लगेगा ना वो सब मैं तुम्हें देने वाला हूँ नोट करके, जो मेन पॉइंट रहेगा ना। जैसे अभी आज क्या कवर किया हमने कि एग्जैक्टली एमएम में क्या है सब कुछ, राइट? तो ये सब एमएम में रहेगा, इसके अलावा भी है। तो इसके अलावा क्या क्या रहने वाला है वो अभी नहीं देखेंगे, देखते हैं बाद में, राइट? जैसे एमआरपी का एक टॉपिक होगा, उसके अलावा बैच मैनेजमेंट, रिलीज स्ट्रैटेजी, तो ऐसे अलग अलग टॉपिक भी है। रिटर्नेबल ट्रांसपोर्ट एक रहेगा ना। हाँ, ओके, यस। रिटनेबल क्या होगा? रिटनेबल मतलब तो ये लगा तो यूज करेंगे, नहीं लगा तो रिटर्न कर देंगे। ओके। और क्या हो सकता है? यस, और क्या हो सकता है? काही मटेरियल आपण पाठवलंय रिवर्क साठी प्लांट मधून, ते परत रिटर्न येत असेल तर तसं त्याचं पॅकेजिंग वगैरे ओके, देखो मैं बताता हूँ। एक दो मिनट, आरजीपी राइट। 2 मिनट। देखो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी फार्मा कंपनी, ओके, फार्मा कंपनी। और फार्मा कंपनी में क्या होता है, कई बार तुम्हें कुछ ऐसे प्रोडक्ट परचेस करने होते हैं कि जैसे कुछ एक्सक्लूसिव हो या कोई हजार्डस प्रोडक्ट हो, या तुम इसे ओपनली उसे परचेस नहीं कर सकते, ऐसे कुछ प्रोडक्ट रहेंगे तुम्हारे। या एक बेसिक एग्जांपल अगर हम लेंगे तो देखो, सिलेंडर हम लेते हैं, घर में भी हम सिलेंडर लेते हैं, कैसे आता है वो? हमें एक पैकेजिंग में आता है, मतलब एक सिलेंडर के अंदर आता है। हम क्या करते हैं, जैसे हमें सिलेंडर मिलता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वेंडर से मान लो वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, कंपनी में भी अगर तुम ले रहे हो या बेसिकली तुम्हारे घर में भी जब तुम सिलेंडर लेते हो तो क्या होता है, वो सिलेंडर वाला तुम्हें सिलेंडर देगा एक। उसके बाद तुम क्या करते हो, 2-3 मंथ तक जो भी है उसे तुम कंज्यूम करते हो। जब वो एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी होने के बाद तुम क्या करते हो, एम्प्टी सिलेंडर की टाकी जो है वो तुम रिटर्न कर रहे हो उसे, राइट? लेकिन यह तो हुआ तुम्हारे घर का, वो सिंगल सिलेंडर, एक सिलेंडर है। लेकिन कंपनी में क्या होगा, तुम्हें ऐसे हंड्रेड्स ऑफ सिलेंडर्स या हंड्रेड्स ऑफ ऐसे प्रोडक्ट तुम्हें कुछ परचेस करने पड़ेंगे कि जो एक पैकेजिंग के साथ आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास जो है, कई बार अगर तुम मतलब बल्क में अगर ग्लासेस परचेस कर रहे हो
तो तुम ग्लास ओपनली नहीं परचेस कर सकते क्योंकि डैमेज होने के भी चांसेस है। और मान लो ग्लास जो है तुम्हारा किसी ऐसे पैकेजिंग में आ रहा है कि वो पैकेजिंग मटेरियल उस वेंडर का है, तुम्हारा नहीं है, तुमने क्या परचेस किया है, ग्लास, तुम्हारा प्रोडक्ट कौन सा है, ग्लास है, लेकिन वो ग्लास किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ आ रहा है जो प्रोडक्ट है उस वेंडर का, जो तुमने परचेस नहीं किया है। जैसे हम क्या परचेस करते हैं, गैस हम परचेस करते हैं, सिलेंडर हम परचेस करते हैं क्या, नहीं, वो सिलेंडर किसका रहेगा, वेंडर का। हमारा जो प्रोडक्ट था, हमारा प्रोडक्ट था गैस, वो गैस हम कंज्यूम करेंगे, और जब वो कंज्यूम करेंगे हम, तो उसके बाद जो भी वो सिलेंडर जो था, तो वो सिलेंडर क्या करेंगे हम, रिटर्न कर देंगे। या अगर तुम ग्लास भी ले रहे हो, तो तुम्हारा प्रोडक्ट ग्लास था, तो ग्लास तुम अनलोडिंग कर लोगे, अनलोडिंग होने के बाद तुम मतलब जिस पैकेजिंग में वो आया था, तो वो पैकेजिंग की मटेरियल फिर से रिटर्न करोगे। लेकिन अगेन इसमें भी क्या होगा, जैसे मान लो तुम यहाँ पे क्या करो, कोई 100 प्रोडक्ट जो है या कोई भी क्वांटिटी तुम्हारी हो सकती है, वो प्रोडक्ट तुम तुम्हारे इन्वेंट्री में लेके रख रहे हो, ओके, तो तुम्हारे पास ये रिकॉर्ड भी होने चाहिए। अगर किसी वेंडर से तुमने ऐसा कोई प्रोडक्ट लिया है कि जो उस वेंडर को तुम्हें फिर से रिटर्न करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके भी रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे कि तुम्हारा पैकेजिंग मटेरियल क्या था। तो तुम्हें यहाँ पे दोनों मटेरियल क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेंडर गैस जो है वो भी तुम्हारा प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा तुम्हें, और सिलेंडर भी तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। जब गैस की जब गुड रिसीव करोगे तो वो नॉर्मल गुड रिसीव रहेगी तुम्हारी, लेकिन सिलेंडर जो रहेगा तो तुम्हें उसे एज अ पैकेजिंग मटेरियल ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसकी भी गुड रिसीव हो जाएगी, फिर उसकी भी पेमेंट हो। लेकिन ऐसे नहीं होता, जो तुम्हारा पैकेजिंग मटेरियल है तुम्हें उसे एज अ पैकेजिंग मटेरियल ही रिसीव करना पड़ेगा, और जब रिटर्न करोगे तो उसे रिटर्न करते समय भी एज अ पैकेजिंग मटेरियल तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। रिटर्न करते तो रिटर्न मेमो बंदा रिटर्न, नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ, जब तुम रिसीव कर रहे हो ना उसे, तो रिसीव करते समय ही तुम उसे एज अ रिटर्नेबल लोगे, ताकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद तुम उसे रिटर्न करो, तो फिर उस समय तुम्हारा कोई भी मेमो, क्रेडिट मेमो वगैरह क्रिएट नहीं होगा। और तुम उसे एज अ नॉर्मल गुड की तरह, अगर गुड्स की तरह अगर ले रहे हो फिर रिटर्न कर रहे हो, तो वो रिटर्न टू वेंडर प्रोसेस, फिर वो प्रोसेस चेंज हो जाएगी तुम्हारी, राइट। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि तुम्हारे बिजनेस सिनेरियो पे कि कैसे बिजनेस प्रोसेस तुम कर रहे हो, ओके। और लॉजिस्टिक जो है या प्रोक्योरमेंट जो है या इन्वेंट्री हैंडलिंग जो है, इसमें बहुत सारे सिनेरियोज है, राइट। जब तक तुम प्रैक्टिकली उस पर वर्क नहीं करोगे या सिस्टम पे तुम एक्चुअल में नहीं देखोगे उसे कैसे किया जाता है, तो तब तक तुम नहीं समझ पाओगे, ठीक है, यस, ठीक है। और इसमें जो इन्वेंट्री का जो पार्ट है, तो इन्वेंट्री में क्या क्या होता है, जैसे गुड रिसीव, गुड्स इशू तो तुम्हें पता ही है, स्टॉक ट्रांसफर भी पता है, ट्रांसफर पोस्टिंग पता है, फिजिकल इन्वेंट्री जैसे स्टार्टिंग में बताया मैंने, और रिजर्वेशन मतलब ऑब्वियसली क्या होगा कि एक प्रोडक्ट तुम रिजर्व करके रखोगे इमरजेंसी में यूज करने के लिए, ओके। देखेंगे वन बाय वन से भी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा तुम्हारा कि एमएम में एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, यस। कल क्या देखना है, ठीक है, वो तो देखेंगे। और मेरी सीक्वेंस देखो कैसे होती है, फर्स्ट मैं ले लेता हूँ एफ आई, सॉरी, एसएप ईआरपी क्या होता है वो ले लेता हूँ। उसके बाद प्रोवाइडर जो होते हैं, एसएपी के प्रोवाइडर कौन कौन से होते हैं, एक ब्रीफ में हमने देखा स्टार्टिंग में, प्रोवाइडर कौन से होते हैं। इसके अलावा मेन बिजनेस प्रोसेस कौन सी होती है। उसके बाद ये P2P साइकिल क्या होता है। फिर उसके बाद प्रोक्यूरमेंट क्या होती है, प्रोक्यूरमेंट में कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे अभी हमने देखे बेसिक प्रोक्यूरमेंट, स्पेशल प्रोक्यूरमेंट, और उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उसके बाद जो होता है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी तुम्हें क्या करना है, ये सभी जो बिजनेस प्रोसेस है एक कंपनी के लिए अगर तुम्हें करनी है ये सभी प्रोसेस, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो कैसे की जाती है। तो इसीलिए हम क्या कर, मतलब मैं क्या करता था कि इम्प्लीमेंट, मतलब प्रोजेक्ट कितने टाइप के होते तुम्हारे हुए हैं प्रोजेक्ट, कितने टाइप के होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट प्रोजेक्ट, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट, रोल प्रोजेक्ट और माइग्रेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, यस। प्रोजेक्ट का मतलब तुम्हारा पार्ट हुआ है, राइट। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो किया जाता है, तो उसके लिए दो मेथोडोलॉजीज यूज होती है। एसएप मेथोडोलॉजी ये पहले यूज होती थी, अभी जनरली वो यूज नहीं की जाती, ओके। एसएप मतलब भी क्या होता है, फिर एक्सेलरेटेड एसएपी हुआ है तुम्हारा वो भी, हाँ, वो ईसीसी के लिए मोस्टली यूज किया जाता था, और अभी यूज किया जाता है कौन सा,
एक्टिवेट एसएपी, एक्टिवेट एसएपी, ठीक है, ये भी हुआ है। ओके, उसके बाद ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, ब्लू फील्ड इम्प्लीमेंटेशन, 3 टाइप्स होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के, वो नहीं हुआ है, नोट करके रखो। इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या देखा था, डॉक्यूमेंट कौन से यूज किए जाते हैं वो देखा है, बिजनेस प्रोसेस बिजनेस ब्लूप्रिंट, केडीएस, एज इज, टू बी, गैप लिस्ट हुआ है, रियलाइजेशन, यस, देन टेस्टिंग, and final preparation. फाइनल Go live support. हुआ है ना, सिस्टम लैंडस्केप, नहीं एसएपी के 2 आर्किटेक्चर है, एक है टेक्निकल आर्किटेक्चर और दूसरा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर। जैसे हमने R3 देखा तो वो क्या था, टेक्निकल आर्किटेक्चर। ओके, R3 क्या है, एसएपी का टेक्निकल आर्किटेक्चर है। दूसरा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर, या उसे क्या कहा जाता है, सिस्टम लैंडस्केप। उसमें 3 टाइप की सिस्टम्स होती है, डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड टेस्ट, 3 टाइप की सिस्टम्स होती है उसमें। और ये जनरली तुम्हें डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग टेस्टिंग क्लाइंट्स में आते हैं, क्या बोले आपने? सिस्टम, हाँ, उसे तुम क्लाइंट भी कहते हो या सिस्टम भी कहा जाता है उसे, हुआ है वो, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्शन में मुझे ट्रांसपोर्ट सेक्शन में हुआ था इसमें। ओके, ठीक है, हुआ है फिर वो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है टीआर, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, हुआ है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, हुआ है क्या, ओके। उसके अलावा होता है ECC वर्सेस S/4HANA डिफरेंस, हुआ है। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, वो भी हुआ है वो, ठीक है। फिर उसके बाद होता है इंटरफेस स्ट्रक्चर, वो एक्चुअल में स्टार्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यस, इंटरफेस स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसे कहते हैं, वो स्टार्ट हुआ था तुम्हारा, राइट, ठीक है। फिर भी हम क्या करेंगे, शॉर्टकट में थोड़ा सा कवर कर लेंगे और आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो यस, जो टॉपिक बचा था वो नोट कर लिया, कौन सा बताया था मैंने तुम्हें, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और ब्लू फील्ड ना, ठीक है। और ये किस लिए यूज किया जाता है, अगर तुम ECC से S/4HANA पे अगर जा रहे हो तो ये 3 ऑप्शंस तुम्हारे पास होते हैं, मतलब एक कंपनी के पास 3 ऑप्शंस रहेंगे, ये क्या होता है उसमें देखेंगे, नहीं तो तुम देख के आओ, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड है। फर्स्ट होता है ग्रीन फील्ड, देन ब्लू फील्ड, ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन, ब्लू फील्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड ब्राउन फील्ड